तो सबसे पहले इन्वर्टर करता क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इन्वर्टर करता क्या है, बताना जरा क्या करता है। डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है, ओके। इन्वर्टर करता है डीसी को वेरिएबल एसी में। डीसी को किस में कन्वर्ट करता है, वेरिएबल एसी में, ठीक है। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेरिएबल एसी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेरिएबल एसी। तो वेरिएबल एसी का मतलब ये होता है कि या तो आप उसका आउटपुट वोल्टेज वेरी करो, या तो आप उसका आउटपुट वोल्टेज वेरी करो, या तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करो। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल एसी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, बोलो। इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करेगा। और वेरिएबल एसी में कौन कौन हो सकता है, या तो वोल्टेज हो सकता है, या तो फ्रीक्वेंसी हो सकता है। जैसे सिंपल एक बात बताओ, तुमने सप्लाई दिया डीसी, उसके बाद तुमने क्या लगा दिया यहाँ पे, इन्वर्टर। तुमने क्या लगा दिया, इन्वर्टर। अब इसने क्या किया, इसने सपोज, अभी एक एग्जांपल जस्ट ले रहा हूं, सपोज इसने क्या किया कि आपका कुछ ऐसा वेवफॉर्म रिप्रेजेंट किया। तो बेसिकली ये जो आपका वेवफॉर्म आ रहा है, क्या ये प्योर एसी है, बोलो। क्या ये प्योर एसी है, नहीं है। मतलब इसमें क्या है, फिर इसमें क्या है, हार्मोनिक्स। रिपल डीसी में होता है, रिपल डीसी में होता है, यहां पे क्या है, हार्मोनिक्स। अब आपको किससे मतलब है, आपको फंडामेंटल से। आपको किससे मतलब है, आपको फंडामेंटल से। कुछ याद आ रहा है, ऐसा वेवफॉर्म कहीं हमने एनालिसिस करी थी, कौन बताएगा। ऐसा वेवफॉर्म हमने एनालिसिस करी थी, बट वो लोड साइड नहीं करी थी, सोर्स साइड करी थी। एनीवन, लोड साइड नहीं करी थी, सोर्स साइड करी थी। ठीक बात है। सेमी कन्वर्टर, स्क्वायर वेव आया कहां था, रेक्टिफायर विथ हाई इंडक्टिव लोड, वो फुल वेव में भी होता है, और सेमी कन्वर्टर में भी होता है, और थ्री फेज फुल वेव में भी होता है, और थ्री फेज सेमी कन्वर्टर में भी होता है। बट चारों की चारों के किधर, सोर्स साइड, लोड साइड नहीं। लोड साइड तो हमें क्या मिल रहा था, हमें रिपल की प्रॉब्लम आ रही थी, लोड साइड डीसी चाहिए था। बट यहां पे तुम्हारा जो सप्लाई था, वो तुम्हारा इंडक्टर की वजह से साइनोसॉइडल नहीं बचा था, कुछ इस तरीके से वेवफॉर्म हो गया था। तो बात समझ लो। तो जो सारी बातें हमें वहां पे एसी इस साइड पड़ी थी, मतलब सोर्स साइड, मतलब कोई पूछे, समझना मेरी बात को, तुम्हारे लिए तभी आसान होगा इन्वर्टर, वरना टफ ही रहेगा। जो सारी बातें हमने वहां पे क्या करके पढ़ाई थी, क्या टॉपिक था कि सोर्स करंट
सोर्स वेवफॉर्म एनालिसिस या फिर सोर्स करंट का आरएमएस वैल्यू, सोर्स करंट की थायरिस्टर वैल्यू, सोर्स करंट की एवरेज वैल्यू, यही सब पढ़ा था। तो यहाँ पे वही सारे पैरामीटर पढ़ेंगे, बट किसके लिए पढ़ेंगे? आउटपुट करंट के लिए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हमारे लिए चीजें आसान होगी ना यार। जो काम वहां पे सोर्स के लिए पढ़ा था वही काम हम यहाँ पे लोड के लिए पढ़ेंगे। कुछ आइडिया लग रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यार ऐसा वेवफॉर्म याद करो, ऐसा वेवफॉर्म ये उल्टा नहीं हो रहा। जो तुमने रेक्टिफायर पढ़ा था, रेक्टिफायर में ये तुम्हारा किस साइड था? इस इनपुट साइड। ये तुम्हारा किस साइड था? इनपुट साइड। कब? जब हाईली इंडक्टिव लोड था। हाईली इंडक्टिव लोड था तुम्हारा एसी साइड। और आउटपुट पे आपको कैसा रिक्वायरमेंट चाहिए था? ऐसा चाहिए था। बट अभी इन्वर्टर में क्या हो रहा है यार? जब तुम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट अपोजिट होएगा ना। जो वहां पे लोड साइड था यहाँ पे सोर्स साइड जाएगा, जो वहां पे सोर्स साइड था यहाँ पे लोड जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो चीजों को ऐसे थोड़ा रिलेट करोगे तो तुम्हें आसान लगेगा, वरना इन्वर्टर फिर ऊपर से चला जाएगा। क्या मेरी इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो अब अगर आप यहां पे चाहते, आप कौन सा चाहते हो? रेड वाला चाहते हो, येलो चाहते हो? चाहते क्या हो आप? येलो पार्ट। आप क्या चाहते हो? येलो पार्ट। तो इसका मतलब और सारे हटाने पड़ेंगे। हटाने पड़ेंगे मतलब नॉन साइनोसोइडल यहां से क्या करना है? रिमूव करना है। नॉन साइनोसोइडल रिमूव करना है। ठीक है, नॉन साइनोसोइडल रिमूव करना है ताकि हमें क्या मिले? प्योर साइनोसोइडल में, सो दैट वी कैन गेट प्योर साइनोसोइडल वेवफॉर्म। ठीक है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट तो प्योर साइनो, जैसे हमारी जब हम रेक्टिफायर पढ़े थे हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? प्योर डीसी। तो रिपल को हटाने के लिए रिपल को हटा रहे थे। अभी यहाँ पे प्योर एसी चाहिए तो हम किसको हटा रहे होंगे? हार्मोनिक्स को हटा रहे होंगे, मतलब नॉन फंडामेंटल कंपोनेंट्स को हटा रहे होंगे। ठीक है, नॉन फंडामेंटल हार्मोनिक्स को हटा रहे होंगे। मतलब ये वही वाली बात होगी, कोरोना के टाइम वाली शादी वाली बात, या फिर लॉकडाउन की शादी वाली बात, जिसमें सिर्फ कौन जाएगा? ऑब्वियस बात है एक दो लोग ही जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे लोग को क्या किया? रिमूव किया। तो कुछ वैसे ही सीन चल रहा है यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे तो एक लाइन लिखना कि क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? लिखो इन्वर्टर के लिए। इन्वर्टर के लिए क्या लिखोगे आप? इट ट्रांसफर पावर, लिखो इट ट्रांसफर पावर, इट ट्रांसफर पावर फ्रॉम डीसी सर्किट टू, फ्रॉम डीसी circuit to another AC circuit, from DC circuit to another AC circuit at required voltage, at required voltage डाटा भी खत्म हो गया। at required voltage and required frequency, at required voltage and required frequency। ठीक है,
ट्रांसफर पावर फ्रॉम डीसी सर्किट टू अनदर एसी सर्किट एट रिक्वायर्ड वोल्टेज एंड रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये तो आई होप तुम्हें इन्वर्टर का बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा कि हमें सिंपली डीसी से एसी नहीं बोलना है, एसी में भी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या वेरिएबल वोल्टेज हो सकता है। अच्छा हाँ, मैं जो यहाँ बता रहा था, एक बात बताओ, अगर तुमने ध्यान से देखना है मेरी बात को, अगर तुमने इस चीज को वैरी करी, अगर इस चीज को वैरी करी मतलब एवरेज वैल्यू, मतलब ए वाई एक्सिस पे अगर वेरिएशन करा तो वेरिएशन किस में होगा, वोल्टेज में या फ्रीक्वेंसी में? वेरिएशन किस में होगा, वोल्टेज में या फ्रीक्वेंसी में? अगर वाई एक्सिस पे करी तो वोल्टेज में। और अगर ये टाइम वाला जैसे कि पहले ही फोर्सफुली कम्यूटेशन ऑफ कर दिया, यहीं पे खत्म हो गया, फिर यहीं से अगला टाइम स्टार्ट हो गया, फिर यहीं से, मतलब ये आप किसको कंट्रोल कर रहे हो, वोल्टेज को या फ्रीक्वेंसी को? किसको कंट्रोल कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहे हो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो मतलब हम वोल्टेज को मैग्नीट्यूड वाइज कर सकते हैं और इस तरीके से वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को भी हम वेरिएबल कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं सिंपल पूछूं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन, हम पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले आपका यूपीएस, यूपीएस क्या होता है? वो आपका कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होता है। अब यूपीएस, यूपीएस का काम क्या था? यूपीएस तुम्हारा क्या था कि सिंपली जैसे कि जब पावर कट ऑफ हो जाए तो उसके बाद चलाना पड़ता है उसको, तो जब तक लाइट थी तब तक वो बाहर से सप्लाई लेके एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा था? डीसी में। एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा था? डीसी में। डीसी में उसने चार्ज को स्टोर कर रखा था, और जैसे ही लाइट कटी अब डीसी को किस में कन्वर्ट करेगा वो? एसी में। और एसी में कन्वर्ट करके आपके सिस्टम को देगा, क्योंकि आपका सिस्टम डीसी पे नहीं चलता, आपका सिस्टम किस पे चलता है? एसी पे चलता है। तो मेरी बात समझ में आ गई सबको? यूपीएस एप्लीकेशन, ठीक है, पहला एप्लीकेशन यूपीएस। उसके बाद दूसरा, जैसे अब इंडक्शन मोटर का एक मेथड होता है कांस्टेंट V बाई एफ मेथड, याद याद है? कांस्टेंट V बाई एफ मेथड इंडक्शन मोटर में वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इस तरीके से जितने भी मेथड्स होते हैं इंडक्शन मोटर में। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी आपको चेंज करनी है ना। अब आपके पास जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी आ रही है वो तो 50 हर्ट्ज है, अब वहां पे 50 हर्ट्ज से ज्यादा करना है, कम करना है, तो वहां भी आप क्या करोगे आप, मतलब अब आपका इनपुट क्या है, मतलब आपका क्या है, कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल। कौन से मोटर को स्पीड कंट्रोल करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, एसी मोटर को करेंगे। ये नहीं कि डीसी इन्वर्टर उठा के ले जाके डीसी मोटर को कंट्रोल कर रहे हो, नहीं, किसको कंट्रोल करना है? एसी मोटर को कंट्रोल करना है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? डीसी मोटर को कंट्रोल करना है तो क्या लगाएंगे, जल्दी बोलो। डीसी मोटर को कंट्रोल करना है तो क्या लगाएंगे? रेक्टिफायर। एसी मोटर को कंट्रोल करना है तो क्या लगाएंगे? इन्वर्टर। क्या है मेरी बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि आउटपुट में डीसी वेरिएबल चाहिए तो रेक्टिफायर पे जाओ ना, अगर एसी वेरिएबल चाहिए तो किस पे आओ, आप इन्वर्टर पे आओ। क्लियर? तो स्पीड कंट्रोल चाहिए किसके लिए? एसी मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए चाहिए। देन अगला रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली तीन एप्लीकेशंस होंगे, रिएक्टिव पावर एप्लीकेशंस, यूपीएस एंड स्पीड कंट्रोल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है, दीज आर द एप्लीकेशन, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब अगर बात करें कि
व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर, मतलब पढ़ना क्या क्या हमने हमने पढ़ना क्या क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर। तो क्लासिफिकेशन तो सारा लिखवा दे रहा हूं, जितना पढ़ पाएंगे पढ़ लेंगे, क्योंकि अब यहां से क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से भी आ सकता है। तो देखो, वैसे जो इन्वर्टर है चार पार्ट में बांटा गया है, टोटल इन्वर्टर चार पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे पहले आपका होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। क्या होता है? वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? VSI। इसको क्या बोलते हैं? तुम उसमें कॉपी में लिख लेना वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, मैं सिंपली VSI लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा आगे का जो बनाना है। तो उसमें क्या लिखोगे आप? VSI, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, तुम लिख लो जल्दी। देन दूसरा होता है करंट सोर्स इन्वर्टर। क्या होता है? करंट सोर्स इन्वर्टर। देन होता है सीरीज इन्वर्टर। क्या होता है? सीरीज इन्वर्टर। एंड लास्ट वन होता है आपका पैरेलल इन्वर्टर। पैरेलल इन्वर्टर। ठीक है, तो पहले समझो वोल्टेज VSI। VSI सर, V एंड F को कंट्रोल करते हुए क्या डिफरेंस आएगा बताया तो। V को कैसे कंट्रोल करना, F को कंट्रोल कैसे करना बताया तो। मैग्नीट्यूड पे कंट्रोल करोगे तो वोल्टेज पे होगा, टाइम पे कंट्रोल करोगे तो फ्रिक्वेंसी पे होगा। जैसे जब तुम थायरिस्टर को जब जब मर्जी, मतलब आपके हाथ में है, जब ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा, मतलब जल्दी टाइम, जल्दी ऑन जल्दी ऑफ, तो बेस बात है फ्रिक्वेंसी आप बढ़ा रहे हो। अगर आप डिले कर रहे हो, डिले करके टाइम लेके बंद कर रहे हो, तो इसका मतलब आप फ्रिक्वेंसी घटा रहे हो। सिंपल सी बात है। ठीक, ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर, तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर एंड सीरीज इन्वर्टर एंड पैरेलल इन्वर्टर। ठीक है, ओके। अब ये जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, इसमें देखो क्या क्या पढ़ना तुमने। सबसे पहले सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, देन सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर एंड देन थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। बस पढ़ना सब नहीं है, मैं मतलब बता दे रहा हूं। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर एंड थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ठीक है, तो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, थ्री फेज फुल वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अब इस पे भी देखो, ये जो है आपका सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, एक क्या क्या किस किस लोड के साथ हो सकता है। एक तो ये दोनों के लिए बता रहा हूं, ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूं। ठीक है, इन दोनों के लिए मैं बता रहा हूं क्या क्या। पहला प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर, फिर RL, फिर RLC। RLC दो टाइप के, RLC दो टाइप के। क्या क्या? एक अंडर डैम्प्ड, एक ओवर डैम्प्ड। तो R लोड, L लोड, RL लोड
उसके बाद आरएलसी ओवरडैम्ड, एंड आरएलसी अंडरडैम्ड। अच्छा, ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है, ध्यान देना। सिंगल फेज हाफ ब्रिज, मतलब ये समझ लो ना, एक्चुअली यहाँ पे टोटल कितने क्लासिफिकेशन हो गए। देखो, सिंगल फेज के 1 2 3 4 5, इसी तरीके से सिंगल फेज के मतलब यहाँ भी 1 2 3 4 5, मतलब इस तरीके से ढेर सारे हो रहे हैं। बट एक बात बताओ, इसमें से इन पांचों में से सारे क्या हैं? अच्छा, ये जो ये है फोर्स कम्यूटेशन है या फिर कौन सा कम्यूटेशन का टाइप कौन सा होगा? इन्वर्टर में कम्यूटेशन का टाइप क्या है? इन्वर्टर में कम्यूटेशन का टाइप क्या है? नेचुरल या फोर्स्ड? और अगर फोर्स्ड तो कौन सा? फोर्स होगा, क्योंकि नेचुरल तो एसी सप्लाई के साथ होता है। अच्छा, लाइन तो नेचुरल होता है, वो तो होगा ही नहीं। देखो, एक ऐसा लोड है, ये दिख रहा है सबको, ये लोड दिख रहा है, इसमें कौन सा कम्यूटेशन लगेगा? फोर्स्ड का कौन सा कम्यूटेशन लगेगा? एनीवन? फोर्स्ड का कौन सा कम्यूटेशन लगेगा इसमें? आरएलसी अंडर डैम्ड। तुम लोग सब भूल जा रहे हो यार। लोड कम्यूटेशन, क्या ही कर रहे हो तुम लोग? लोड कम्यूटेशन याद आया? आरएलसी अंडर डैम्ड होगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। यार इतना डिटेल में समझाता हूँ, तुम लोग इतना जल्दी भूल कैसे जाते हो? आरएलसी अंडर डैम्ड, और उसमें तुम्हें डायग्राम दिखाया था, वो 3 वेवफॉर्म बनाए थे, पहले ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड, ये सारी चीजें सिखाई। फिर इसने क्या बोला, जसमीत ने अंडर डैम्ड का एग्जाम्पल भी पूछा, मैंने प्रैक्टिकल भी बताया उसे, पेंडुलम लेके सारी कुछ इतनी चीजें डिटेल में बताई जाती हैं, बट आप लोग भूलने में जरा भी टाइम नहीं लगाते हो। तो आरएलसी अंडर डैम्ड, उसमें क्या था? लोड कम्यूटेशन। ठीक है, टेंशन बहुत है। ओके, तो तो आर एल सी ओवर डैम्ड और अंडर डैम्ड। ठीक है, तो 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो टेंशन वही बात है, सबके लाइफ में है। अब तुम डील कैसे करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसको अपने ऊपर हावी होने देते हो या अपने एक्टिविटी से उसके ऊपर हावी होते हो। और जिस दिन उसके ऊपर हावी होना स्टार्ट कर दोगे, रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। जब तक टेंशन को अपने ऊपर हावी होने दोगे, हर एक पर्सन में, हर एक प्रॉब्लम में, हर एक छोटी छोटी चीज में तुम्हें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आएंगे। और जिस दिन टैकल करना स्टार्ट कर दोगे, हर एक छोटी चीज में पॉजिटिविटी देखना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन तुम्हें बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आसान लगेगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप टैकल कैसे करते हो। खैर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर: वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर, सीरीज इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर। हाँ ठीक है, एक यहाँ पे आगे
बात करते हैं अब। अब दिमाग में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड करंट सोर्स इन्वर्टर। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर, ठीक है। और जो मेरा पर्सनली सजेशन है, मतलब ऐसा नहीं है सबको प्रॉब्लम आती है, मेरा जो पर्सनली सजेशन है जिसको भी ऐसे प्रॉब्लम्स आती है, टेंशन होता है, वो अपने आप को उस काम में बिजी रखे जिसका फ्यूचर में तुम्हें फायदा होना है। कि उस काम में बिजी ना रखे जिसमें तुम्हें फ्यूचर में फायदा नहीं होगा। लाइक जैसे तुम्हें टेंशन हो रहा है, तुमको अरे टेंशन हो रहा है चलो मूवी देखते हैं, तो तुम पहले ये सोचो कि उस मूवी देखने का क्या तुम्हारे फ्यूचर में कोई बेनिफिट दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो उस काम को मत करो। अब टेंशन हो रही तो तुम सोचो कि हाँ यार इसको पढ़ने में इन्वेस्ट करते हैं, तो तुम्हें खुद लगेगा कि नहीं यार अगर मैं अपना माइंड पढ़ने में डाइवर्ट कर रहा हूं तो इस पढ़ाई का मुझे फ्यूचर में फायदा हो सकता है। समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, आप उसे जो भी आपको टेंशन हो रही है उसे माइंड डाइवर्ट करो, और माइंड ऐसी जगह डाइवर्ट करो जहां पे आपको फ्यूचर में बेनिफिट दिखे। दैट्स इट। और इतना मतलब होता है कि आप जज कर सकते हो कि कहाँ आपको बेनिफिट दिख रहा है कहाँ नहीं दिख रहा है, इतने तो समझदार आप हो। समझ रहे हो ना? तो बस यही यार, छोटे छोटे जैसे ना होते प्रॉब्लम्स आप देखो, नो डाउट है सबको आती है, मुझे भी आती है। अब वही बात है कि मैं जरूरी नहीं कि सब कुछ शेयर ही करा जाए, ठीक है। तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, बट वही है कि आप उसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लो और उससे अवॉइड करो और उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढो, ठीक है। लाइफ इजी होती चली जाएगी। बाकी यार इस समय का जो सिचुएशन चल रहा है उससे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या ही हो सकती है, कि जिसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि कब क्या हो जाना है, किसके साथ क्या हो जाना है, कोई अनसर्टेन मतलब कुछ भी सर्टेन नहीं हो रखा है। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या ही हो सकती है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए जो भी चल रही लाइफ ठीक चल रही है यार, आने वाला टाइम बहुत खराब होने वाला है। तो उससे तो अभी तुम लोग सेफ हो ना। अगर तुम्हें, जैसे एक बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कोरोना नहीं हुआ है मतलब तुम तो बहुत और लोगों से तो बहुत सही हो ना, मतलब और लोगों से बहुत कम टेंशन है ना। उनसे पूछो, उनसे पूछो जिनको इस समय कोरोना से या फिर उनके रिलेटिव या फिर उनके घर वाले कोरोना से प्रभावित हैं, उनको पूछो टेंशन क्या होती है। उनके पास तो कोई इलाज ही नहीं है, उनको पता है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जान भी जा सकती है, तो उनसे पूछो टेंशन क्या होती है। आपकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम को आप टेंशन बोलते हो, तो उनके लिए क्या है यार। ठीक है, तो आप तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। अरे नहीं, अरे जसमीत मैं उसके बारे में नहीं कर रहा यार, मैं जो आप बोले थे टेंशन हो रही है उसके बारे में बोल रहा। वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। और मैं स्पेशली आपको नहीं बोल रहा था, स्पेशली आपको नहीं बोल रहा था, मैं सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, सबको लगता है, सबको डिमोटिवेशन आता है। तुम अपने दिमाग में बैठा लो फिर दूसरे को बोलना। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड करंट सोर्स इन्वर्टर में डिफरेंस, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर वर्सेज करंट सोर्स इन्वर्टर। डिफरेंस देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो यही दिमाग में आया होगा ना कि व्हाट इज द डिफरेंस। देखो कहां गया हो, क्लासिफिकेशन बताया। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर, सीरीज इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर, ये तो बस छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो मेनली इस पे बात करते हैं, बीएसआई पे और सीएसआई पे, करंट सोर्स इन्वर्टर एंड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ठीक है, तो
तो सी एस आई एंड बी एस आई, करंट सोर्स इन्वर्टर एंड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ओके, तो इसमें करंट सोर्स इन्वर्टर में जो आप स्विचेज यूज करोगे दैट शुड बी यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल एंड बाइपोलर। अब कोई एग्जांपल दो, यूनिडायरेक्शनल बाइपोलर का कोई एग्जांपल दो मुझे जल्दी से। यूनिडायरेक्शनल एंड बाइपोलर का एस सी आर भी तो वही है। एस सी आर क्या है? यूनिडायरेक्शनल एंड बाइपोलर। तो करंट सोर्स इन्वर्टर में जो मेनली यूज करते हैं एस सी आर, क्योंकि जीटीओ वीटीओ के तो क्या है नुकसान भी है, और बीजेटी आप पावर बीजेटी बहुत रेयर यूज करते हो, ठीक है। तो मेनली आपका जो दिमाग में आता है दैट इज एस सी आर। नेक्स्ट, अब यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शनल, यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शनल, इसका कोई एग्जांपल दो। यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शनल, एनीवन? यूजीटी, ट्रैक बाइपोलर है, डायक बाई डायरेक्शन, वो भी डायक भी तो, देखो यार डायक को मैंने बाई डायरेक्शनल भी बोला था, बाइपोलर भी बोला था। देखो याद करो, मॉसफेट क्या है? मॉसफेट क्या है? मॉसफेट मॉसफेट क्या है? एनीवन? यूनिडायरेक्शनल बाइपोलर। अच्छा, ओके। पहली बात तो एक ही वोल्टेज को ब्लॉक करता है, एक ही वोल्टेज को ब्लॉक करता है, तो इसलिए यूनिपोलर होगा। जैसे बीजेटी भी क्या है? यूनिपोलर है। बीजेटी भी क्या है? यूनिपोलर है। ए बी क्या है? यूनिपोलर है, ठीक है। ए बी क्या है? यूनिपोलर है। बट एक बात याद करो, मैंने बोला था कि जो जो आपका मॉसफेट होता है उसके अंदर एक डायोड बनता है, याद आया किसी को? उसके अंदर एक डायोड बनता है, और उस डायोड का नाम बताएगा कोई? ये आप नहीं बनाते हो, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है, पैरासिटिक, पैरासिटिक डायोड। तो अब यहां पे करंट इसकी वजह से जा रहा है, और जब रिवर्स में होगा तो करंट इसकी वजह से जाएगा, तो क्या हो गया? बाई डायरेक्शनल हुआ। बोलो, उसके इंटरनल पैरासिटिक डायोड की वजह से आपका करंट इधर भी जा रहा है, उधर भी, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में इधर आ रहा है और इधर जा रहा है। जो यूनिपोलर था कि क्योंकि एक ही वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, एक ही वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, मतलब ए भी पॉजिटिव माइनस को ब्लॉक कर रहा था, ए भी पॉजिटिव माइनस को ब्लॉक कर रहा था, दोनों तो एक ही वोल्टेज को ब्लॉक कर रहे थे। क्लियर है? तो दैट्स वाई दिस इज व्हाट वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में बीएसआई में क्या यूज करते हैं? मॉसफेट। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो करंट सोर्स इन्वर्टर है, करंट सोर्स इन्वर्टर, शॉर्ट सर्किट,
हाँ, इसमें मेन दूसरा पॉइंट, लोड करंट डिपेंड्स ऑन सोर्स करंट। अगर सीएसआई है तो क्या होगा, लोड करंट डिपेंड्स ऑन सोर्स करंट, और बीएसआई है तो लोड वोल्टेज, सॉरी, हाँ, लोड वोल्टेज डिपेंड्स ऑन सोर्स वोल्टेज। अभी आपको ना ये सारी चीजें जब मैं एक एक को स्टार्ट करूंगा तो क्लियर हो जाएंगे। लोड करंट डिपेंड्स ऑन सोर्स करंट एंड लोड वोल्टेज डिपेंड्स ऑन सोर्स वोल्टेज। लोड करंट डिपेंड्स ऑन सोर्स वोल्टेज, सॉरी, लोड करंट डिपेंड्स ऑन सोर्स करंट एंड लोड वोल्टेज डिपेंड्स ऑन सोर्स वोल्टेज। ये अभी जब मैं वेवफॉर्म बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लोड वोल्टेज, लोड वोल्टेज डिपेंड्स ऑन लोड, बट इसमें क्या है, और इसमें क्या है, लोड करंट डिपेंड्स ऑन लोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चारों पॉइंट। अगर सीएसआई बीएसआई से क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, याद रखना इस बात को। क्या बोल रहा हूं, अगर सीएसआई है, सीएसआई में क्या होता है, लोड करंट किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे। सीएसआई में क्या होता है, ये मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी चीजें ना थोड़ी थोड़ी समझ में आएंगी, फिलहाल के लिए अभी इसको ऐसे समझो, लोड करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स पे, सोर्स करंट पे, और लोड वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स वोल्टेज पे, मतलब करंट करंट पे, वोल्टेज वोल्टेज पे। अब लोड करंट हो गया, लोड करंट हो गया। अब बात बात बची किसकी, लोड वोल्टेज की। तो जो बच रहा है वो लोड पे डिपेंड करेगा। जो बच रहा है, जैसे आप एक समझो, सिंपल समझ, तुम बता देना, याद हो गया होगा तुम्हें। जैसे देखो, लोड करंट एंड लोड वोल्टेज, ध्यान से सुनना, तुम्हें याद हो चुका है। लोड करंट और लोड वोल्टेज, बीएसआई में और सीएसआई में, बताओ बीएसआई में लोड करंट किस पे डिपेंड करेगा, बीएसआई में लोड करंट किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स पे या लोड पे, लोड पे या सोर्स, सोर्स सोर्स वोल्टेज पे या लोड पे, लोड पे, किस पे डिपेंड करेगा, लोड पे। और देखो, वोल्टेज है तो लोड वोल्टेज, मतलब लोड वोल्टेज, बीएसआई है तो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, सिंपली किस पे, वोल्टेज पे, सोर्स वोल्टेज पे, किस पे, सोर्स वोल्टेज पे। और अब ये सीएसआई है, मतलब करंट, तो ये जो लोड करंट है किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स करंट पे। और जो अपोजिट पार्टी बच रही है, जो बच रहा है लोड वोल्टेज, वो किस पे डिपेंड करेगा, लोड पे। क्या याद हो गया, बस ये तुम याद कर लो, मैक्सिमम जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं इसी पे आते हैं कि बीएसआई में लोड करंट किस पे डिपेंड करता है, सोर्स करंट किस पे डिपेंड, मतलब लोड करंट किस पे डिपेंड करता है, लोड वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है। तो यार देखो, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज, तो सोर्स वोल्टेज, मतलब वोल्टेज बीएसआई है तो वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स वोल्टेज पे। सीएसआई है तो करंट किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स करंट पे। बस बाकी अपोजिट वाला तो याद ही हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर है, बाकी मैं किस वे में बोल रहा हूं ये जब आप मैं स्टार्ट करूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं किस वे में बोल रहा हूं ये चीजें आपको दिख जाएंगी फिर, अभी मैं बस याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। डन, ओके। अच्छा, जैसे क्वेश्चन, हालांकि ये गेट का क्वेश्चन है, उसमें ऐसे पूछा था, उसमें ऐसे पूछा था कि
सिक्स मॉसफेट कनेक्टेड, ऐसे मैं बता दे रहा हूं, ऐसे सुन के बता देना आंसर। 6 MOSFETs connected in a bridge configuration, 6 MOSFETs connected in a bridge configuration must be operated as a voltage source inverter. 6 MOSFETs connected in bridge configuration must be operated as a voltage source inverter. This statement is true or false? This statement is true or false? 6 MOSFETs are connected together. These are operated as a voltage source inverter. This statement is true or false? मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि क्या मॉसफेट को वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एज ए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर यूज कर सकते हैं, बस यही बोलना चाह रहा है और कुछ नहीं बोलना चाह रहा है। तो सही बात है यार, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पे यही तो बताया है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में क्या यूज करना है, मॉसफेट। और अच्छा उसमें एक स्टेप और था, एक्चुअली ट्रू दो में था, एक में था कि बिकॉज ऑफ, वो स्टेटमेंट लंबी थी, बिकॉज ऑफ इनहेरेंटली प्रेजेंट डायोड एंड बिकॉज ऑफ वी विल अटैच अ डायोड। तो दोनों में से कौन सा होगा, ए या बी? ए, समझ रहे हो? तो एग्जैक्टली तो ए वही बता रहा हूं, मतलब ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक इन्वर्टर को उठाते हैं, एक एक इन्वर्टर को उठाते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं किसको, सिंगल फेज हाफ ब्रिज, सिंगल फेज हाफ ब्रिज VSI, VSI, ठीक है, ओके। सिंगल फेज हाफ ब्रिज VSI, ओके। तो पहले सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज स्विच 1, दिस इज स्विच 2। यहां पे बीच में एक लगा दिया हमने लोड, ठीक है, प्लस माइनस दैट इज V नॉट, दैट इज V नॉट, क्लियर, ओके। तो क्या था, स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हाफ ब्रिज इन्वर्टर पे बात करते हैं। हाफ ब्रिज VSI है, याद रखना, VSI, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो
आराम से बातें करते। देखो यहाँ पे VDC/2 VDC/2 है, ठीक है। ये क्यों है ऐसा, अभी आपको मतलब ऐसा क्यों लिया गया है दिख जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, बहुत शॉर्टकट में दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मान लो आपने सप्लाई दिया हुआ है, मान लो आपने सप्लाई दिया, मतलब आप देखो, आप इसमें आपके हाथ में क्या है पहले तो मुझे बताओ। ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट है आपके हाथ में क्या है, बेसिकली आपके कंट्रोल में क्या है, मुझे ये बता दो। इस पूरे सर्किट में आपके कंट्रोल में क्या है? सप्लाई, सप्लाई तो लगा दिया ना, चलो सप्लाई लगा दिया। इसके बाद स्विच, स्विचेस, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? आपके हाथ में है स्विचेस, आप जब मर्जी ऑन करो, जब मर्जी ऑफ करो, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, ऑन ऑफ खेलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्विच 1 को ऑन करते हैं, स्विच 1 को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही स्विच 1 को ऑन किया, स्विच 1 को ऑन किया, अब देखो स्विच 2 को हमने कोई टच नहीं करा है, स्विच 2 को इग्नोर कर दिया, अभी उसको साइड में रहने दो, ठीक है। अब जैसे स्विच 1 को आपने ऑन किया, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। और आपका जो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, जल्दी बोल दो। वी नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वी नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वी एस के बराबर। एंड व्हाट इज वी एस, VDC/2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? वी एस एंड वी एस इज VDC/2, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज VDC/2 है। एंड विच इज ग्रेटर देन सर/2 क्यों किया, वो अभी देखो हम हाफ वे ब्रिज बना रहे हैं ना। अगर जैसे VDC लेते, VDC और BDC लेते तो हाफ ब्रिज नहीं फुल ब्रिज का हो जाता। अभी जैसे अब जब हम फुल ब्रिज लेंगे तब आपको दिखाएंगे, ठीक है। फुल ब्रिज लेंगे तो आपको दिखाएंगे वहां पे हम क्या लेते हैं। ओके, ओके, तो VDC या सिंपल, अगर जैसे सपोज तुमने VDC ले लिया तो जो रिजल्ट आएगा, बेसिकली जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई होके आएगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? अगर VDC भी ले लिया तो जो रिजल्ट आएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या लिया हुआ है। तो VDC/2 इज ग्रेटर देन 0। और जो आई नॉट है, आई नॉट इधर से किधर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब जो हमने डायरेक्शन माना हुआ है इधर उधर ही जाएगा। तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? पहला स्विच ऑन करने के बाद कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट दूसरा क्या किया, अब D1 को ऑन किया, D1 को ऑन किया। जैसे ही आप D1 को ऑन करोगे, देखो ये जो D1 को ऑन करने वाला सीन है ना, पहले मैं बता दूं, ये मान लो D1 है, ये मान लो D2 है। तो D1 और D2 को ऑन करने वाला सीन तभी होगा जब आपका लोड रेजिस्टेंस को छोड़ के कुछ और होगा, मतलब इंडक्टर हो, RL हो या RLC हो, तभी D1 D2 यूज में होगा। अगर अगर प्योर रजिस्टर है तो D1 D2 यूजलेस है। क्या है मेरी बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि अगर इंडक्टर है तो कंटिन्यूअस पाथ प्रोवाइड करने के लिए देगा। जैसे एक बात समझो, अगर मान लो सपोज सपोज तुमने क्या किया, तुमने इसको ऑन किया हुआ है, अभी जा रहा है, अभी सडनली तुमने इसको ऑफ कर दिया, S1 को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, और यहां पे D1 है नहीं, अभी D1 है नहीं, और S2 को ऑन करने में थोड़ा सा डिले हो गया, तो क्या कोई पाथ मिला कंप्लीट होने के लिए? बताओ, क्या कोई पाथ मिला करंट को कंप्लीट करने के लिए? कोई पाथ मिला क्या? यार स्विच को तुमने S1 को ऑफ कर दिया है, D1 को हटा दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेगा ना। तो उसी थोड़े से मोमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे D1 लगाते हैं।
और ये D1 कब पिक्चर में आएगा, जब लोड कैसा होएगा, इंडक्टिव होएगा। ठीक है, तो इसलिए इंडक्टिव लोड में ए यूज होगा, तो मतलब ए D1 और D2, चाहे तो साइड में लिख लेना, D1 एंड D2 विल बी विल आर नॉट यूज, कैन नॉट बी, या फिर इज नॉट यूजफुल फॉर प्योर रेजिस्टिव। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये तो सीधे तुम्हें खुद ब खुद समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं ऐसा लेके चल रहा हूं कि सब है, मतलब सारे लोड है, आर भी है, एल भी है, सी भी है, सब कुछ एक ही में है। ठीक है, चलो, तो D1 ऑन किया हुआ है, और जब D1 ऑन करोगे तो सर्किट पाथ कंप्लीट हो रहा है। तो कौन सा पाथ कंप्लीट हो रहा है, पहला सर्किट या दूसरा सर्किट? अगर D1 ऑन किया तो कौन सा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, पहला या दूसरा? फर्स्ट वन, पहला ही होगा ना, दूसरे में तो अभी नंबर ही नहीं है, दूसरे में तो अभी नंबर ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज व्हेन D1 इज ऑन? व्हेन D1 इज ऑन, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज? सेम, या सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो आउटपुट तो सेम ही रहेगा ना, तो VDC डिवाइड बाय 2। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है यार? बस स्विच 1 शॉर्ट सर्किट था, अभी D1 शॉर्ट सर्किट है, दैट्स इट। अब जो ट्विस्ट है यहां पे है, व्हाट इज द आई नॉट लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो? लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, सोच समझ के आंसर देना। लेस देन क्यों? क्योंकि अभी जो करंट पाथ हो, करंट कंप्लीट होएगा, करंट कंप्लीट होएगा वो किधर से होएगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से जाएगा ना, बात समझ रहे हो नहीं? इस तरीके से जाएगा, क्लियर? तो आपका आई नॉट क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, क्योंकि अगर उधर से आता तब तो पाथ कंप्लीट होता ही नहीं। अब कोई बोल रहा होगा सर जब उधर से चल रहा था, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये करंट तो इधर से आ रहा होता तो उधर से कैसे जाएगा? एक्चुअली ये तो तुम पहली साइकिल देख रहे हो ना। एक बात बताओ, इसके पहले जैसे होता है ना कि इसके पहले एक्चुअली ये जो है ये तैयारी हो रही है किसके आने की, सेकेंड सर्किट के पिक्चर में आने की। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, खैर चलो नेक्स्ट, थर्ड, S2 अब ऑन कर दिया, S2 ऑन कर दिया, व्हाट इज द V नॉट? व्हाट इज द V नॉट? सोच समझ के आंसर देना, व्हाट इज द V नॉट? अब करंट किधर से किधर जाएगा, करंट किधर से किधर जाएगा, ऐसे जाएगा करंट, तो ये वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? आउटपुट वोल्टेज निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव कैसे यार, देखो ना, अभी करंट किधर से किधर जाएगा, करंट इधर, पहले किससे जा रहा था, पहले यहां से करंट आ रहा था, इस तरीके से आ रहा था। अभी करंट किससे जाएगा, इधर नीचे से जाएगा, ऊपर को जाएगा। एक बात बताओ, अगर तुमने करंट उसी डायरेक्शन में ले ली तो तुम्हारे इन्वर्टर इन्वर्टर डिजाइन करने का कोई मतलब हुआ? अगर तुमने उसी डायरेक्शन में करंट ले लिया तो इन्वर्टर डिजाइन करने का कोई मतलब हुआ? और ऑब्वियस सी बात है, करंट को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे तभी तो एसी बोलेंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में ले जाना था तो डीसी से फिर डीसी मिल जाएगा, फायदा क्या हुआ? क्या मेरी बात क्लियर होगी सबको? तो इसलिए किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो यहाँ पे V नॉट की वैल्यू क्या होगी, VDC बाई 2 बट निगेटिव में, मतलब ये क्या है, लेस देन जीरो। एंड व्हाट अबाउट आई नॉट? तो आई नॉट भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। देखो एक बात समझो, तुमने एक रेफरेंस माना हुआ है कि जो वोल्टेज इधर से जो करंट जाएगा वो पॉजिटिव है, अपोजिट में जो आएगा निगेटिव है। तुम चाहते तो इधर से जाने वाले को पॉजिटिव मान सकते थे, जो अपोजिट में आता है उसे निगेटिव मान सकते थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक डायरेक्शन को तो मानना पड़ेगा ना यार, तुम चाहे इधर वाले को मानो चाहे उधर वाले को मानो, सिंपल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो?
जो तुमने माना हुआ है उसके अपोजिट फ्लो हो रहा है, उसके डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जो तुमने कंसीडर किया हुआ है अपोजिट फ्लो हो रहा है, तो दैट्स वाई लेस देन जीरो, दैट्स वाई लेस देन जीरो। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कौन बचा? D2 ऑन। और जैसे तुमने डी टू ऑन किया, सर्किट तो कंप्लीट हो गया और वी नॉट की वैल्यू वही रहेगी, माइनस वी डी सी बाई टू लेस देन जीरो। बट अब करंट इधर से जाता हुआ इधर से जाएगा और इधर से होते हुए इधर को जाएगा, तो आई नॉट इज ग्रेटर देन जीरो। क्या ये सारा प्रोसेस तुम्हें समझ में आ चुका है? ठीक है, ओके। अगर अगर मैं इसको थोड़ा और शॉर्टकट में दिखाना चाहूं, तो शॉर्टकट में दिखाना चाहूं, ये तो चलो डिटेल में था, डिटेल में मैं पहली बार ही पढ़ाता हूं, ठीक है, हर बार मुझसे उम्मीद मत रखना। तो अगर जीरो से लेके टी तक, T/2 तक आपका स्विच वन ऑन रहेगा और V नॉट की वैल्यू क्या होगी? वी डी सी बाई टू। दूसरा पॉइंट, T/2 से लेके कैपिटल टी तक S2 ऑन रहेगा और V नॉट क्या हो जाएगा? माइनस वी डी सी बाई टू। ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या डायरेक्शन, एक बार बताओ, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ डायोड, बिकॉज ऑफ डायोड क्या हमारा वोल्टेज का डायरेक्शन, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हुई थी क्या? बिकॉज ऑफ डायोड, बिकॉज ऑफ डायोड क्या हमने, हमारे वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हुई? नो चेंज इन पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज। बट किसकी डायरेक्शन चेंज हुई? करंट की डायरेक्शन तो चेंज हुई थी, याद है, बट इट विल मेक चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, बट इट विल मेक चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, दिस इज डायोड, नो चेंज इन पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज बट इट विल चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ओके। चलो इसको और समराइज कर लेते, थोड़ा सा वो बना लेते हैं, इसको ए देख लेते हैं। तो एक बार बताओ, ए मान लो भी नॉट है, ए मान लो भी नॉट है और ए मान लो आई नॉट है। तो स्विच S1 जब स्टार्ट था तो भी नॉट क्या था? पावर क्या होगा? पावर क्या होगा? पावर क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि भी जीरो, ए भी ग्रेटर देन जीरो, ए भी ग्रेटर देन जीरो। जब डायोड ऑन होगा, मतलब S1 ऑन हुआ तो P ग्रेटर देन जीरो, जब डायोड ऑन हुआ था तो P लेस देन जीरो, जब S2 ऑन हुआ था तो P इज ग्रेटर देन जीरो, और जब डायोड D2 ऑन हुआ था तो P इज लेस देन जीरो। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो यार, क्योंकि वोल्टेज करंट दोनों में पॉजिटिव था, स्विच वन ऑन हुआ था और स्विच टू ऑन हुआ था, दोनों निगेटिव था, तो इसलिए पावर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, एंड पावर लेस देन जीरो, पावर ग्रेटर देन जीरो, और यहां से वोल्टेज करंट भी दे सकते हो। तो S1 D1, S1 D, S1 D1 प्लस S2 D2, दिस इज द इजिएस्ट वे टू मेमोराइज द थिंग्स। क्या है, सबको समझ में आ रहा है? देखो ना, S1 D1 S2 D2, पावर ग्रेटर देन जीरो, V नॉट पॉजिटिव, आई नॉट पॉजिटिव, V नॉट पॉजिटिव, आई नॉट निगेटिव। जब S2 काम करेगा तो V नॉट निगेटिव, आई नॉट निगेटिव, एंड D2 जब काम करेगा तो आई नॉट पॉजिटिव एंड V2 निगेटिव। मतलब सारा कंक्लूजन एक ग्राफ में आ चुका है, अगर आप ध्यान से देखो तो। क्लियर है यहां तक बात? अब ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है, ओके।
किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो बता देना यार। मान लो आपने सबसे पहले क्या दिया हुआ होगा, क्या दिया, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या दिया, सप्लाई वोल्टेज। अब सप्लाई वोल्टेज की वजह से एक बात बताओ, सबसे पहले वी नॉट बनाते हैं, वी नॉट, वी नॉट बनाते हैं। तो एक बात बताओ, जीरो से लेके, जीरो से लेके जो आपका T1 तक कौन काम किया था, स्विच वन। और आपका जो आउटपुट वोल्टेज था वो कितना हुआ था, चलो मैं वी नॉट लिखता हूं, ठीक है। बाद में क्या करूंगा ना, वी नॉट की वैल्यू रख दूंगा मैं। मेरी बात समझ में आ रही है, वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, एनीवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट, मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, वी डी सी बाई टू। ये बात सबको क्लियर है, ये यार यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है, वी डी सी बाई टू, क्लियर। तो इसलिए मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं सिंपली क्या लिख रहा हूं, वी नॉट। इसको बाद में अपन क्या कर देंगे, वी डी सी बाई टू, क्लियर, ओके। तो ये कहां तक चला होगा, स्विच मतलब टी बाई टू तक, टी बाई टू तक कुछ देर चलाया हमने, कहां तक चलाया, टी बाई टू तक, ठीक। अब टी बाई टू तक अगर चलाया, अगर टी बाई टू तक चलाया तो इसके बाद, अच्छा देखो एक बात बताओ, तुम्हें क्या प्रोड्यूस करना है, साइनोसोइडल, तुम्हें क्या प्रोड्यूस करना है, साइनोसोइडल। और साइनोसोइडल में आप चाहो, साइनोसोइडल में अगर आप चाहो तो क्या ले सकते हो, आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई, टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई। एक काम करो ना, पाई तक चला दो, इससे फायदा क्या होएगा, टी बाई टू, तो टी बाई टू तक एस वन एस टू, कुछ मिस कर रहा हूँ, चलो कोई नहीं, टी बाई टू, ठीक है। तो भी नॉट, ये स्विच कौन सा चलाया, एस वन, स्विच कौन सा चलाया, एस वन। इसके बाद नेक्स्ट टी, टी बाई टू से लेके कहां तक, टी तक, किसने, किसको चलाया आपने, एस टू को, किसको चलाया, एस टू को। अगेन फिर इसी तरीके से आपका, आपकी कहानी चलने लगी। तो इस तरीके से आपका काम चल रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके पहले एक बात बताना, अगर थारिस्ट यहाँ पे जो भी स्विच यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी स्विच आप यूज कर रहे हो उसको ऑपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, गेट करंट, गेट करंट। तो कभी कभी ऐसे बोलता है ना कि थारिस्टर का गेट करंट बता दो। तो एक बार बताओ, थारिस्टर में गेट करंट कब तक दोगे, या फिर मॉसफेट में गेट करंट कब तक दोगे, या सप्लाई, मान लो मॉसफेट यूज हो रहा है, कब तक दोगे, जब तक ऑन स्टेट में रखना है। तो ये यहाँ पे क्या है, आई जी वन, मतलब स्विच वन का गेट करंट कब तक देना है, टी बाई टू तक। इसके बाद भूल जाओ, उसके बाद बंद कर दो। अब अगर तुम्हें देना है तो किसको दो, किसको दोगे अभी, आप टी टू को दे दो, मतलब थारिस्टर टू को, स्विच टू के टू को दे दो। इसी तरह अब किसको दे दो, अगेन टी वन को दे दो, फिर यहाँ पे किसको दे दो, टी टू को दे दो, मतलब स्विच वन, स्विच एस टू,
दिस इज S1, दिस इज S2। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी ये V नॉट एक किसका हो गया Ig2। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बोल दो, क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यार जब G1 देंगे तभी तो स्विच 1 काम करेगा, जब G2 देंगे तब तब आपका स्विच 2 काम करेगा। जब G1 देंगे तो स्विच 1 काम करेगा, G2 देंगे तो स्विच 2 काम करेगा, सिंपल है। तो दिस इज व्हाट V नॉट वोल्टेज। ओके, यहां तक तो चीजें आसान थी, कोई दिक्कत नहीं था। अब अगर आपका रेजिस्टेंस, अब आप हम निकालते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट करंट का वेवफॉर्म, आउटपुट करंट का वेवफॉर्म, और किसके लिए? प्योर रेजिस्टिव लोड के लिए। तो एक बात बताओ, अगर प्योर रेजिस्टिव लोड होगा तो क्या होगा? V नॉट डिवाइड बाई आर, क्या हो जाएगा? V नॉट डिवाइड बाई आर। और बात करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V नॉट, तो क्या था? V DC बाई 2 डिवाइड बाई आर। तो इतने मैग्नीट्यूड का करंट ड्रॉ करेंगे, और किसको फॉलो करेगा? वोल्टेज और करंट में प्योर रेजिस्टेंस के केस में क्या कोई फेज डिफरेंस होता है? कोई लीड लैग का कॉन्सेप्ट होता है क्या? आप बताओ, क्या कोई लीड लैग का कॉन्सेप्ट होता है? नहीं। तो जैसा जैसा हमारा वोल्टेज है, जैसा जैसा वोल्टेज है बट विथ रिड्यूस्ड मैग्नीट्यूड, हमारा क्या होता जाएगा? करंट होता जाएगा। दिस इज इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जैसा वोल्टेज वैसा करंट इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, ओके। अब यहां पे अगला लेते हैं प्योर इंडक्टेंस। प्योर क्या लेते हैं? इंडक्टेंस। अब इसमें देखना, ध्यान से सुनना। तो एक बात बताओ, V नॉट क्या बताया था? V नॉट इक्वल टू VDC या फिर VDC बाई 2 VL, और V नॉट VL मतलब, हाँ सॉरी, VL इक्वल टू V नॉट ऐसे बोल सकते हैं। लोड वोल्टेज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, लोड वोल्टेज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। व्हाट इज द लोड वोल्टेज? लोड के क्रॉस प्योर इंडक्टर है, मतलब VL इक्वल टू क्या होता है? L DIL डिवाइड बाई dt। क्या किसी को कोई दिक्कत है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है? L DI बाई dt, एंड दिस इज इक्वल टू V नॉट, दिस इज इक्वल टू V नॉट। अच्छा, V नॉट इज अ वेरिएबल और कांस्टेंट? V नॉट इज अ वेरिएबल और कांस्टेंट? कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज VDC बाई 2 ना, दैट इज VDC बाई 2। तो अब आप इंटरेस्टेड किसमें हो? आप निकालना चाहते हो करंट थ्रू द लोड, करंट थ्रू द लोड इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। एक काम करो, अब यहां पे लगाना इंटीग्रेशन, DIL अपॉन dt इज इक्वल टू V नॉट डिवाइड बाई L, या फिर DIL इक्वल टू V नॉट डिवाइड बाई L इंटू dt। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन आएगा क्या? V नॉट L इंटू टी। एक बात बताना, ये मान लो y है, ये मान लो कांस्टेंट है, काइंड ऑफ स्लोप है, और ये तुम्हारा x है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, जल्दी बोलो। i और t के बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो यार, बहुत बेसिक से जा रहा हूं मैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक से, वरना मैं डायरेक्ट बोल देता कि स्टेप से डायरेक्ट रैंप पे बनेगा। सबको समझ में आ रहा है? IL इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट बन रहा है। ठीक, अब एक पॉजिटिव स्लोप है, और जब अगली साइकिल आएगी उस समय क्या बनेगा? निगेटिव स्लोप बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट, आपका जो वेवफॉर्म होने वाला है वो क्या होने वाला है? कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में होने वाला है। जब तक चार्ज होगा तब तक ऐसे जाएगा, जब तक चार्ज होएगा, अच्छा सॉरी, जब तक चार्ज होएगा कहां से जाएगा? कुछ एकदम, मान लो निगेटिव करंट, पहले से कुछ करंट रहा होगा, पहले से कुछ करंट रहा होगा, यहां तक जाएगा। फिर उसके बाद फिर क्या होगा? डिस्चार्ज होएगा। फिर क्या होएगा? फिर चार्ज होएगा। फिर क्या होएगा? फिर डिस्चार्ज होएगा। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज L लोड।
मतलब यार सिंपल सी बात है कि वी एल इक्वल टू वॉट एल डी आई एल बाई डी टी। अब यहां से जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो स्टेप अप सिग्नल सॉरी स्टेप सिग्नल का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, अरे क्या बोलते हैं उसको, रैम्प। स्टेप सिग्नल का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज रैम्प। तो इसलिए इसकी वजह से जो स्टेप है क्या बनेगा, ट्रायंगुलर। तो क्या ये सबको समझ में आ रहा है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारा जो करंट का ग्राफ बनने वाला है, जो करंट का ग्राफ बनने वाला है वो क्या है, इस तरीके से ट्रायंगुलर टाइप। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ओके। दिस इज व्हाट प्योर इंडक्टिव लोड, दिस इज प्योर इंडक्टिव लोड। अब इंडक्टिव लोड तो चलो सही था। अब गेम कब होगा खराब, आप जब आपका अब यहां पे आर एल लोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर एल लोड। अब देखो, अब सिंपल सी बात बताना मुझे, क्या ये ट्रायंगुलर हो पाएगा? अब ट्रायंगुलर हो पाएगा? प्योर देखो, प्योर इंडक्टिव था तो ट्रायंगुलर था, प्योर इंडक्टिव था तो ट्रायंगुलर था। बट अगर इंडक्टर है तो चार्ज डिस्चार्ज होगा। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? चार्ज और डिस्चार्ज होएगा। बस मैं जो पूछ रहा हूं बताते जाओ, चार्ज और डिस्चार्ज होएगा। और उसके बाद अच्छा, ये कोई मुझे ये बता सकता है कि ये वाला एंगल कितना रहा होगा? जैसे अगर मैं इसको ये वाला एंगल कोई बता सकता है मुझे? एक बार बताओ, प्योर इंडक्टर में करंट कितना लैग करता है वोल्टेज से? प्योर इंडक्टर में करंट कितना लैग करता है इंडक्टर से? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। जो इंडक्टर का करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। तो दैट एंगल इज 90 डिग्री बेसिकली, दैट एंगल इज 90 डिग्री बेसिकली। अब जो एक बात बताओ, अब तुम्हें पता है कि जब तुम आरएल सर्किट आरएल लोड लगा दोगे, आरएल लोड लगा दोगे तो तुम्हें प्योर ट्रायंगुलर नहीं मिलेगा, बट चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट चलेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट चलेगा। और चार्जिंग होगा कब तक, कुछ यहां तक। फिर क्या होएगा, फिर होएगा डिस्चार्ज, बट इस तरीके से नहीं जैसे यहां पे दिखाया गया। फिर क्या होएगा, फिर से होएगा चार्ज, फिर से क्या होएगा, फिर से होएगा डिस्चार्ज, फिर से क्या होएगा, फिर से होएगा डिस्चार्ज। अब एक बात समझो, क्या अगर आरएल सर्किट है, अगर आरएल सर्किट है तो ए 90 डिग्री से कम होएगा, जो फेज डिफरेंस होएगा वोल्टेज से, या ज्यादा होगा, लेस देन 90 डिग्री? या ऑब्वियस सी बात है, आरएल सर्किट क्या होता है, प्योर इंडक्टर इज मैक्सिमम दैट इज 90, जब आरएल और प्योर रजिस्टर इज जीरो फेज डिफरेंस। अगर प्योर रजिस्टर होता तो जीरो फेज डिफरेंस, प्योर इंडक्टर होता तो 90। इसका मतलब जब आरएल है तो बिटवीन 0 टू 90, दैट्स व्हाई दिस फेज डिफरेंस इज व्हाट, बिटवीन 0 टू 90, एंड इट विल लैगिंग this current waveform of RL load is lagging from the supply voltage। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, चलो RL लोड का तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, RLC की। अब हम किसकी बात करते हैं, RLC की, RLC की। अब इसमें इसमें क्या होता है, इसमें आपको लगभग लगभग साइनोसोइडल मिलता है, लगभग साइनोसोइडल मिलता है। और देखो आरएलसी में दो केसेज हैं, या तो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सटी होएगा, या तो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सटी होएगा, या फिर एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल होएगा, या तो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी होएगा, या तो एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल होएगा। दोनों ही केस है आरएलसी के ही हैं, दोनों ही केस किसके हैं, आरएलसी के ही हैं, आरएलसी एंड आरएलसी। अब ध्यान से सोचो, अब आप बताओ जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा तो सप्लाई वोल्टेज से इसका करंट का वेवफॉर्म लीड करेगा लैग करेगा?
अगर एक्सल इंडक्टर डोमिनेट करेगा तो आपका जो करंट वेवफॉर्म है आरएलसी लोड का, वो सप्लाई वोल्टेज से लीड करेगा, लैग करेगा, सिंपल सी बात है। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, लैग करा देंगे। क्या कराएंगे, लैग करा देंगे। ये लगभग क्या बनेगा, कुछ कुछ साइनोसोइडल जैसा बनेगा, मतलब उतना स्मूथली आपका, क्योंकि दोनों को मैनेज करना है ना, आर को भी और एल को भी। तो आपको आपका वेवफॉर्म कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब लास्ट वन, जब आपका एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल है तो अभी क्या होगा, लीड करेगा। और जब आपका लीड करेगा तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ये क्या किसका वेवफॉर्म बन रहा है, लीडिंग का। ठीक है, तो दिस इज 5 डिग्री लीडिंग। ठीक है, तो अब जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, ध्यान से सुनो, जो जितना बता रहा हूं उतना ही याद रखना आपको। जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है, इस केस में बनेगा ओवर डैम्प। इस केस में क्या होएगा, ओवर डैम्प। जब एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल है, इस केस में क्या बनेगा, अंडर डैम्प। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक बात बताओ, लोड कम्यूटेशन कब होगा, जब इंडक्टर डोमिनेट करेगा या जब कैपेसिटर डोमिनेट करेगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे या लैगिंग पावर फैक्टर पे। लोड कम्यूटेशन कब होगा, यहां पे होने की चांसेस है क्योंकि अंडर डैम्प में ही होगा, तो पावर फैक्टर शुड बी लीडिंग। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका इन्वर्टर है उसमें लोड कम्यूटेशन कब पॉसिबल है, तो जब पावर फैक्टर क्या हो, लीडिंग, पहला पॉइंट। या फिर एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल, दूसरा पॉइंट। आरएलसी होना चाहिए, आरएल में मत देखने लगना, आरसी में मत देखने लगना, आरएलसी तीनों होना चाहिए। तो तीनों हो, उस केस में ही ये पॉसिबल है कि पावर फैक्टर क्या हो जाए, लीडिंग। और उसी समय पॉसिबल है कि अंडर डैम्ड हो जाए, और जैसे ही अंडर डैम की कंडीशन को फॉलो किया, आपका क्या हो जाएगा, लोड कम्यूटेशन यहां पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। सो दिस इज योर कंप्लीट हाफ वेव। सारे लोड के बारे में मैंने बता दिया, प्योर रजिस्टर, इंडक्टर, आरएल का, आरएलसी ओवर डैम्प्ड, आरएलसी अंडर डैम्प्ड। इन सारे में कोई ऐसा पोर्शन जो नहीं समझ में आता यार पूछ लो।